नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस बहुत ही विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक जो हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला अगस्त का महीना। जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो कार्य है, आपका पढ़ाई लिखाई है, जॉब है, काम धंधा है, पैसा है, उसमें क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, क्या परिवर्तन आ सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। शादी है, विवाह है, प्रेम है, स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, सारे ही जो क्षेत्र हैं सब पे बातें करेंगे। पर सबसे पहले क्या देखेंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है, क्या दृष्टियां हैं, क्या दिखा रहा है, फिर कर्म के लेवल पर हमें क्या ध्यान रखना है, फिर ज्योतिष की रेमेडी क्या है, और अंत में एंड में त्योहारों की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं कुंडली को। देखिए, आपके प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। 8 नंबर जो है ना, ये इसका मतलब है 8वीं राशि, और आपकी राशि 8वीं है ही, जो वृश्चिक है वो 8वीं राशि है कालपुरुष की। मेष से शुरू होती है, आपकी दूसरी जो है वृषभ है, तीसरी मिथुन है। तो जो नंबर लिखे हुए राशि को दिखा रहे हैं, 3 नंबर यहाँ लिखा तो यहाँ मिथुन राशि है। भाव ये पहला है, तो पहला भाव खाली, दूसरा खाली। तृतीय भाव में 10वीं राशि मकर है, उसमें जो है शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चौथी राशि खाली है। 5वीं राशि, चौथा भाव खाली है। 5वें भाव में 12वीं राशि मीन में गुरु जो है वो गोचर कर रहे हैं, तो वो भी वक्री रहेंगे। इसके बाद देखिए, ये छठे भाव में मेष राशि जो पहली राशि है उसमें राहु है। यहाँ पर मंगल भी रहेंगे छठे भाव में मेष राशि में 10 तारीख तक, पर 10 को फिर वो आपके सप्तम भाव में वृषभ राशि में जो दूसरी राशि है उसमें चले जाएंगे आपके। ये पंचम भाव है, यहाँ पंचम भाव नहीं, माफ कीजिएगा, ये अष्टम भाव है, इसमें मिथुन राशि है और ये भाव खाली है। इसमें 6 तारीख तक शुक्र रहेंगे, पर चूंकि 6 के बाद पूरा महीना वो आपके नवम भाव में और कर्क राशि में चौथी राशि में रहेंगे, तो इसको यहाँ पे दिखाया गया है। सूर्य की अगर हम बात करें तो 17 तारीख तक सूर्य कर्क राशि में नवम भाव में, भाग्य के भाव में रहेंगे, और 17 को फिर वो आपके 10वें भाव में चले जाएंगे, सिंह राशि में, अपनी राशि में चले जाएंगे। बुध जो है 20 तारीख तक 10वें भाव में रहेंगे और सिंह राशि में रहेंगे, और 20 के बाद फिर वो एकादश में जाएंगे। एकादश में सभी ग्रहों का गोचर शुभ माना गया। सभी ग्रहों का जो गोचर है एकादश भाव में अच्छा होता है। सूर्य का गोचर जो है 10वें और एकादश में अच्छा होता है, और लास्ट जो भाव है 12वां भाव है, द्वादश भाव है, उसमें आपके केतु जो है वो गोचर कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे ग्रहों की स्थिति, किस तरह से हमारे जो है ना ग्रह जो है वो गोचर कर रहे हैं, ये आ गया आपका। अब देखते हैं इसका जो रिजल्ट है कि रिजल्ट कैसा आएगा। तो सबसे पहले देखिए, शनि महाराज, आपके जो शनि महाराज हैं वो तृतीय भाव में आ रहे हैं। वैसे तो वक्री है, वक्री ग्रह से कोई दिक्कत नहीं है। वक्री ग्रह का मतलब होता है कि वो ग्रह और शक्तिशाली हो गया। कुछ लोग डरते हैं कि वक्री हो गया तो पता नहीं क्या कर देगा, वक्री शनि है, बस जैसा है उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप ये देख के चलिए। तो वक्री ग्रह शनि महाराज वक्री हो रहे हैं और शक्तिशाली होंगे, तो क्या करेंगे, चतुर्थ और तृतीय की शक्ति और बढ़ जाएगी, थोड़ी यात्राएं बढ़ेंगी, एफर्ट बढ़ेगा, हार्डवर्क बढ़ेगा, थोड़ा सा घर गाड़ी भूमि वाहन खरीदने का आपका कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, ज़मीन वगैरह खरीदने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अब तीसरे भाव में शनि का गोचर शुभ होता है, तीसरे में, छठे में, 11वें में शुभ माना गया है। पर एक खास बात हो रहा है, इसको होते हैं भेद स्थान बोलते हैं, आप कह सकते हो भेद को हम देखते हैं। मतलब कि अगर शनि किसी एक विशेष भाव में बैठे हैं और एक विशेष भाव में तो कोई दूसरा ग्रह बैठे तो उसको हम भेद बोल देते हैं। तो अगर शनि तीसरे स्थान में बैठे हों तो 12वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका भेद होता है। तो शनि यहाँ पर आप देख सकते हो कि तृतीय में बैठे हैं, पर 12वें में केतु बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं केतु शनि के शुभ जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको काटने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब नहीं खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रह जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक रहा है। ये नहीं होता तो शनि के और अच्छे रिजल्ट आते। खैर, शनि क्या करेंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, मान सम्मान को बढ़ाएंगे, यात्राओं से लाभ दिलाएंगे, दूर की आपकी यात्रा भी करा सकते हैं, बाहर जाने की, फॉरेन खर्चा थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आपके पास कोई फॉरेन कॉन्टैक्ट या दूसरे कॉन्टैक्ट, दूर के लोगों से रिश्ता बन सकता है, बढ़ सकता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो गुरु पे आ रही है, पंचम भाव पर आ रही है, गुरु अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं संतान के लिए कोई विशेष उपलब्धि हो सकती है। आप अगर पढ़ाई लिखाई में स्टूडेंट हैं आप, तो पढ़ाई लिखाई में आप कोई बहुत बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं।
स्कॉलरशिप आदि भी आपको मिल सकती है। संतान प्राप्ति के बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं। प्रेम के लिए भी गुरु का पंचम भाव में आना शुभ माना गया है। गुरु अगर पंचम भाव में आते हैं तो प्रेम के लिए शुभ होने का मतलब क्या कि आपस में व्यक्तियों का प्रेम बढ़ेगा। एक तो ये पुत्र प्राप्ति हो सकती है, जिन लोगों को संतान है संतान की प्राप्ति हो सकती, पुत्र मतलब पुत्र या पुत्री दोनों ही, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। जो राजा है, आपकी जो गवर्नमेंट है, ऑफिसर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सहायता यहाँ पे मिलेगी। तो ये शनि का हो गया आपका गुरु की वजह से, क्योंकि तीसरी दृष्टि गुरु पे आ रही है। शनि की सीधी दृष्टि आपकी शुक्र पर आएगी और शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव और सप्तम भाव के मालिक हैं। तो फॉरेन यात्रा को दिखा रहा है, विदेश यात्रा को दिखा रहा है, प्रॉपर्टी पे कुछ खर्च हो सकता है और आपका जो स्पाउस है उसकी लाइफ में कोई यात्रा वगैरह आ सकती है। उसका जो ध्यान है वो ज्ञान पर, हायर एजुकेशन पर, किसी नई चीज़ सीखने में जा सकता है। 10वीं दृष्टि जो है शनि की वो 12वें भाव पर आएगी, जहाँ पर केतु पहले से बैठे हुए हैं। तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा तो बढ़ाएंगे, यहाँ से यात्राएं बढ़ेंगी, खर्चा बढ़ेगा आपका। थोड़ा सा आपको लड़ाई झगड़े से बचना भी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शनि के रेमेडीज़ की बात करें तो हनुमान जी की पूजा है आपकी और माँ काली की पूजा है। साथ में वृद्ध लोग जो होते हैं वो शनि को दिखाते हैं तो उनकी हेल्प करना है। अपंग लोग जो होते हैं वो भी शनि को दिखाते हैं, उनकी हेल्प करना है। साथ में शनि के अच्छे गुण हार्ड वर्क है, मेहनत है, प्लानिंग है, टाइमिंग है, वो जीवन में लाना है, प्रैक्टिकलिटी है, अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों का आदर करना है, तभी शनि रिजल्ट देंगे। सिर्फ काले कुत्ते को रोटी खिलाने से नहीं देंगे। काले कुत्ते को रोटी भी खिलानी है, वो दिल से खिलानी है, मन से खिलानी है। वो भी शनिवार को भी खिलाएं और दिन भी अगर कुत्ता मिलता है तो वो भी खिला सकते हैं। मतलब मन से आपके रेस्पेक्ट होनी चाहिए उनके प्रति, और चाहे वो आपके वृद्ध लोग हों, चाहे काला कुत्ता हो या बुरा कुत्ता हो, वो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। पीपल का जो वृक्ष है उसकी जब आप पूजा करें तो आप समझें, क्योंकि पीपल का वृक्ष हमको बहुत कुछ देता है। तो जो देने वाला है, जो आपका कल्याण करने वाला है, जो आपकी कहीं ना कहीं जीवन का कारण है, तो उसको तो पूजनीय कहा गया है। यही एक कारण है कि पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है, रेस्पेक्ट दी गई है। जल देवता हैं, पृथ्वी देवता है, अग्नि देवता हैं, उनके कारण से हम हैं। तो उस भाव को भी लाना है और फिर वो रेमेडी अगर आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ रहेगा। गुरु की तरफ बढ़ जाए तो गुरु तो पंचम में शुभ कहे गए, जैसे मैंने बताया, संतान को देते हैं, राजा से अनुकूलता बनाते हैं, पोस्ट देते हैं, आपको धन लाभ कराते हैं, एजुकेशन में अच्छा रहता है, पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया रहता है, स्टॉक मार्केट आदि से भी लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि पंचमेश पंचम में है। छत्र नाम का महापुरुष योग, राजयोग बन रहा है। शुक्र भी जो है भाग्य के स्थान में आएंगे, उनका भी गोचर जो है बढ़िया है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें गुरु करेंगे यहाँ से। अगर हम गुरु के भेद स्थान देखें कि गुरु अगर पंचम में है तो क्या, गुरु अगर पंचम में हो और चौथे में कोई हो तो उसका भेद होता है, पर चौथे में कोई नहीं है तो गुरु यहाँ पर देने पे आए हैं और उन्हें देने से कोई रोक भी नहीं रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे में गुरु की दशा अंतरदशा कुंडली में गुरु सुवे तो 100% आपको कुछ ना कुछ लाभ होके रहेगा। गुरु की दृष्टियाँ देखें तो 5वीं दृष्टि नवम भाव पर, हायर एजुकेशन, बड़ी अच्छी शिक्षा, बाहर जाके कहीं पढ़ना, देश से दूर जाके कुछ करना, किसी धर्म स्थान की यात्रा, किन्हीं गुरुओं का, किसी बड़े लोगों का आपके जीवन में आना, भाई बहन, जो बड़े भाई बहन हैं उनकी लाइफ में कुछ शुभता का होना, उनसे आपको थोड़ा बहुत लाभ होना, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहाँ पर आ रही है। और लग्न, आप आगे की सोचोगे, आप बड़ा सोचोगे, आप छोटी मोटी बात पे ध्यान न देके बड़ी तस्वीर को देखोगे। देखिए, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपके मन में आइडिया भी बड़ा आएगा, तभी आप उसको पूर्ण करोगे। अगर लक्ष्य छोटा है तो आइडिया भी उसी तरह का आएगा। मतलब आप बहुत मेहनत करके, पूरे दिन मेहनत करके भी कोई छोटे काम, अगर आपका गोल है तो उसी को रास्ता निकालोगे, आप उसी काम में पूरी मेहनत कर सकते हो। आप उतनी ही मेहनत करके कोई बड़ा गोल भी हासिल करोगे, आपको क्या यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब छोटे गोल में भी उतनी मेहनत, बड़े गोल में इतनी मेहनत, ऐसा कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। भैया यही है, यही सत्य है, क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं, मेहनत सब उसी में कर रहे हैं। जो अरबों कमा रहे हैं या जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, पैसे की भी बात नहीं है, खुशी है और सुख है। खुशी और सुख दोनों हैं, अलग चीज़ें हैं। एक बहुत बड़ा व्यक्ति भी के पास सुख तो बहुत है, मतलब कि जेट प्लेन है, मे भी जर्मन गाड़ियां हैं, और उसके पास बहुत सारा 2-3 बंगले हैं, कोई समुद्र के किनारे है, कोई पहाड़ों में है, पर खुशी नहीं है।
सुख बहुत है, सुख बहुत है। तो सुख और खुशी में अंतर समझिएगा। अगर आप सुख के पीछे भाग रहे हो, आपको ऐसा लगता है आपने मेहनत नहीं की, आप उतने कामयाब नहीं हुए, तो सुख की कमी है लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपको मेहनत करनी है, सुख तभी आएंगे कहीं ना कहीं। पर अगर खुशी के पीछे आप सोच रहे हो कि अब गाड़ी आएगी तो खुशी आएगी और ये होगा तब मैं खुश होऊंगा, तो आप खुद भी गलत हो, आप अपनी संतान को आपको भी गलत मैसेज दे रहे हो। क्योंकि अगर खुशी तो अभी में है, आज में है, मन से आती है, दिल से आती है। अगर आप रेस्पेक्टफुल हो, आप कृतज्ञ हो, आप थैंकफुल है, तो आप आज भी खुश हो, नहीं तो आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। क्योंकि फिर भी कुछ ना कुछ कारण बनते ही चले जाएंगे और बनते ही चले जाते हैं। जैसे होते हैं छोटे बच्चे बोलते हैं हाई स्कूल पास हो जाएगी तो पता नहीं क्या खुश तीर मार देंगे, फिर उसके बाद इंटर, उसके बाद अगर पीएचडी में कुछ कर लेंगे, तो ये चलता रहता है। फिर जब आप स्पेशल पीएचडी में कुछ करना है, उसके बाद जॉब में कुछ करना है, फिर जॉब में टॉप पे पहुंचना है, फिर टॉप में पहुंच के करना है, तो उससे अगर आप खुशी को जोड़ेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। सुख के मामले में ठीक है। तो गुरु की बात आई, तो ये बात हमने क्यों की? क्योंकि गुरु आपको अंतर सिखाते हैं, बड़ी चीज़ें वास्तव में क्या है, इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब चीज़ें। और गुरु की दृष्टि आ रही है, तो अगर आप में इसमें रुचि है तो आप उस चीज़ में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए राहु छठे भाव में अच्छे होते हैं, शत्रु परास्त करते हैं, शत्रुओं को परास्त करते हैं, आपकी दिक्कतों को दूर करते हैं, रोगों को दूर करते हैं। और एकदम हम अगर पढ़ें भाई, एकदम कॉपी करें तो क्या लिखा गया है? सुख में वृद्धि करते हैं, सुख में वृद्धि करेंगे, सुख आएगा जीवन में। सुख जैसे मैंने कहा ना, सुख पैसा, कुछ पैसा वैसा आ सकता है, गाड़ी वाड़ी आ सकती है, एसी वेसी आ सकता है, अच्छे गद्दे वगैरह आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें घर में आ सकती हैं जो सुखदायक हैं। और खुशी अलग चीज़ है। तो राहु आपको सब इसके साथ साथ सुख भी देंगे। मंगल की बात करते हैं, थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचना है। ये जो भाव है ना, ये रोग ऋण शत्रु का है, तो कई बार आपस में भी थोड़ा यहाँ पर शत्रु बनते हैं। यहाँ पर तो शत्रु नहीं बनाने, मित्र बनाने, दोस्त बनाने, फ्रेंड बनाने। और क्यों बनाने? क्योंकि जिसके फ्रेंड्स होते हैं वो कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं फंस सकता, क्योंकि कोई ना कोई आपका दोस्त आपकी सहायता कर ही देगा। तो फ्रेंड्स बनाइए, दोस्त बनाइए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा? आपके मंगल भी मजबूत होंगे। और मंगल आपकी कुंडली के बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, लग्न के ही स्वामी है। अब आ जाते हैं मंगल के ऊपर। मंगल जो है यहाँ पर रहेंगे 10 तारीख तक, तो यहाँ रहेंगे 10 तारीख तक रहेंगे, रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे। बस थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना है, गुस्से से बचना है। बाकी मंगल यहाँ पे अच्छे हैं। छठे भाव में मंगल का गोचर शत्रुओं को विनाश करने वाला होता है, अच्छा माना गया, बढ़िया माना गया 10 तारीख तक। अगर एकदम पढ़े तो शत्रु मंगल हो तो शत्रुओं से कलह शांति, मतलब शत्रुओं से शांति मिलती है, रोग शांति, विजय, धन लाभ, सब कामों में अनुकूलता होती है 10 तारीख तक। 10 के बाद मंगल यहाँ आएंगे। तो सप्तम में भी ऐसा नहीं है कि एकदम आएंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा, पर इतना जरूर है कि हाँ, अगर आपकी कुंडली में भी थोड़ा दिक्कत हुआ तो स्त्री से कलह, मतलब पति पत्नी में कलह हो सकता है, नेत्र में चोट लग सकती है, आंखों का ख्याल रखें, पेट के रोगों से बचें। तो रिश्तों को बना के रखें। यहाँ पर रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसकी कीमत उससे पूछिए जिसके रिश्ते नहीं है। कुछ लोग वो होते हैं ना, भीड़ में हो जाएं अकेले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भीड़ है पर रिश्ते नहीं है, अकेले हैं, बहुत सारे। पैसा हो के भी रिश्ते नहीं बन पाते कभी कभी। जो किस्मत वाले लोग होते हैं, जिनको कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो उनके साथ हैं, तो उनकी कद्र कीजिए, उनकी तुलना कभी भी पैसे से मत कीजिए। उसको समझिए कि उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो तभी तक आप नहीं समझ रहे हैं जब तक वो हैं। इसके बाद देखिए, मंगल की दृष्टियां दशम पर पड़ेगी, लग्न पर पड़ेगी और आपके वाणी के भाव पर पड़ेगी। दशम भाव पर पड़ेगी तो आपको कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगी, आपके अंदर एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाएगी। लगन पे पड़ रही, थोड़ा गुस्सा रहेगा, एनर्जी रहेगी, कुछ करने की चाहत होगी, ऐसा लगेगा मन के कुछ कर देंगे, फोड़ देंगे, मतलब एकदम पढ़ाई बढ़ाई में बहुत एफर्ट लगा सकते हो। पर यही ईगो आपको थोड़ा सा अपने स्पाउस के साथ भी दूरी बना सकता है, आपकी वाणी को थोड़ा सा कड़वा कर सकता है, कुछ परिवार में कुछ मतभेद भी ला सकता है। तो ध्यान रखिए, जो एनर्जी है ना, जो ऊर्जा है, उसको काम पे लगाना है, गोल पे लगाना है। आपका काम बोलना चाहिए, आप मत बोलें। बहुत कहीं ज़रूरत है तो ठीक है, पर ऐसा ना हो कि इसकी वजह से गोल की तरफ तो ध्यान है नहीं और एनर्जी आपकी फालतू में इधर उधर वेस्ट हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, उनके जीवन से कुछ सीखें। हनुमान जी की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, हमेशा सिर्फ गोल पे ही कष्ट होती है, बाकी तो इतने शांत रहते हैं, इतने हंसमुख रहते हैं, कैसी भी दिक्कत हो उसमें भी हनुमान जी कभी रोते नहीं हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा
एक आप कह सकते हो एक प्रसन्न अवस्था में हनुमान जी दिखाई पड़ते हैं। कभी बहुत ज़्यादा निराश या बहुत ज़्यादा एकदम उत्तेजित नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि वो अपनी एनर्जी, उनका जो ध्यान है हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ होता है, गोल की तरफ होता है। डिसिप्लिन लाएं, मंगल का दूसरा नाम है डिसिप्लिन। हम उल्टा ही समझते हैं मंगल मतलब लड़ाई झगड़ा, ऐसा नहीं है। अच्छे मंगल वालों का जो डिसिप्लिन है वो सबसे टॉप पे होता है। आर्मी है मंगल, इच्छा शक्ति जबरदस्त होती है, तो पेशेंस भी जबरदस्त होता है। किसी चीज में एकदम कूद नहीं पड़ते हैं अच्छे मंगल वाले। हाँ, उनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, पर डिसिप्लिन उससे भी ज्यादा होता है। समय के अनुसार बोलते हैं, समय के अनुसार एक्शन लेते हैं। राम भक्त हनुमान है, अपने स्वामी के सामने तो हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो वो ऐसा नहीं कि वो उनमें गुस्सा आता है, वो अपने बड़ों के सामने कुछ बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु मंगल योग सबसे अच्छा होता है। गुरुओं के प्रति, बड़ों के प्रति जो अच्छा मंगल है उसकी रेस्पेक्ट और लॉयल्टी ना क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। अच्छे मंगल की निशानी है, तो आपके जीवन में आनी चाहिए। ये मंगल का आ गया। रेमेडी तो मैंने बताई है, हनुमान चालीसा वगैरह है, सुंदरकांड का पाठ है, आपका मीठे का दान है, और अपने मित्रों के प्रति अच्छा व्यवहार है, भाइयों के प्रति अच्छा व्यवहार है। जमीन को लेकर हमेशा किसी के पास साथ बेईमान नहीं करना है, क्योंकि जमीन मंगल से जुड़ी हुई है। याद रखिए, अग्नि है, इंस्ट्रूमेंट है, मंगल की चीज़ों का सम्मान करना है, तो मंगल उससे अच्छे होंगे। अब दूसरी तरह कहोगे कि अब 9 ग्रहों से, 9 के ग्रहों से सारा संसार है, तो सारी ही चीज़ों के प्रति सम्मान रखोगे, सबका ही ख्याल रखोगे, अपनी तरफ से धर्म पे पाथ पे चलने की कोशिश करोगे, तो सारी की सारी रेमेडी आप खुद ही करते रहोगे। मंगल की दिशा दक्षिण है, दक्षिण दिशा साफ सुथरी हो, खूबसूरत हो, बढ़िया हो, वहाँ पे कूड़ा कचरा ना पड़ा हो, पुरानी चीज़ें आती हो तो उनको किसी को दे दो, दान कर दो, जिससे किसी का भला हो, अच्छा हो। दिल से करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। मंगल को दीपक से जोड़ते हैं, दीपदान आदि कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा मंगल के दिन। अब देखिए शुक्र महाराज। शुक्र महाराज आपके कर्क राशि में है, और ये जो है 6 तारीख को ही कर्क में आ जाएंगे, तो महीने की शुरुआत में आ जाएंगे। शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव के कारक हैं, सप्तम के कारक हैं। विदेश से लाभ होगा, कुछ खर्चा आएगा, भाग्य में कोई यात्रा आएगी। आपका बिजनेस का संबंध किसी फॉरेन विदेश से पड़ सकता है। कोई धर्म स्थान के लिए आपकी यात्रा हो सकती है, दूरी के लिए यात्रा हो सकती है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है, कहीं आप जा सकते हो। आपकी स्पाउस आपकी मुलाकात किसी से यात्रा के दौरान हो सकती है, किसी धर्म स्थान पे हो सकती है, किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में हो सकती है। नवम स्थान मेनली धर्म का, यूनिवर्सिटी का, ज्ञान का, यात्रा का होता है, पर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो भी होता है कि भाई नवम स्थान आपका टूरिज्म का भी है, तो वो भी हो सकता है। आपका स्पाउस के लिए बहुत बढ़िया है। इस समय आपकी अगर किससे मुलाकात होती है तो व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली आपके लिए साबित हो सकता है। बस थोड़ा मंगल को कंट्रोल में रखिएगा। इसके बाद देखिए सूर्य और बुध। सूर्य का गोचर यहाँ पर 17 तारीख तक तो नवम में रहेंगे। जब नवम में रहेंगे तो वैसे तो सूर्य का गोचर नवम भाव में बहुत बढ़िया नहीं कहा गया, पर ये कहीं ना कहीं नवम का स्वामी दशम में आ रहा है, धर्म कर्म अधिपति योग आ रहा है। अगर हम वैसे पढ़ें एग्जैक्टली कि नवम में क्या लिखा है सूर्य के लिए, तो नवमस्त सूर्य जो है ना थोड़ा खर्चा करा सकता है, दूर ले जा सकता है, मन में उत्साह की कमी कर सकता है, और आपत्ति लाइफ में ला सकता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ आ सकती हैं जो आपको शायद उतनी पसंद ना हो, पर ये आपको विजन देता है और आपको आगे देखने की क्षमता देता है। इसके बाद जब दसम में आएंगे तो बहुत बढ़िया। दसम का सूर्य आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान देता है, नौकरी में जॉब आदि भी देता है, और बड़े कार्य बन जाते हैं। मतलब आप कुछ जिसकी तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, उसको बन सकता है 17 के बाद। और अच्छा करने के सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, अपने पिता आदि का सम्मान करें, गवर्नमेंट आदि का सम्मान करें। मतलब जो चीज़ें सही हैं, सारे नियम कानून अपने जहाँ पर हैं, अपनी धरती के, अपने ज़मीन के, उनको फॉलो करें। ये सूर्य हैं, इसको वैसे भी करते रहेंगे तो आपका सूर्य जो है मजबूत रहेगा। राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य यहाँ से 3-4 दिन जो है ना, जैसे 17 को आएंगे, बुध यहाँ 20 तक है, तो 17, 18, 19, 20 इसमें सूर्य बुध साथ में रहेंगे, तो दसम और एकादश का स्वामी भी साथ में रहेगा, तो लाभ भी हो सकता है। कार्य के क्षेत्र में आपको कोई धन का योग भी यहाँ पे बना हुआ है। तो बुध की अगर हम बात करें तो 20 तारीख तक यहाँ पर है। बुध का गोचर जो है दसम में अच्छा माना गया, बढ़िया माना गया बुध के गोचर को। बुध का गोचर जो है उसको दसम में कहा गया है। अगर हम 7 से एकदम कॉपी करें तो सब तरह के सुख, तो सब तरह के मतलब हर तरह के सुख मिल रहे हैं, खुशी नहीं सुख की बात हो रही है। मतलब धन आएगा, पैसा आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी लाइफ में जिससे जीवन में सुख बढ़ता है। कमी आएगी किस चीज़ की, हार्ड वर्क की, कहीं ना कहीं कंफर्ट आएगा लाइफ में। बुध यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, लाभ होगा आपको, इस तरह से अच्छा दिखा रहे हैं। बुध का गोचर जो है बहुत बढ़िया 20 तारीख का। उसके बाद भी बढ़िया है,
11वें भाव में चूंकि सारे ही ग्रहों का गोचर शुभ होता है तो उसका भी होगा। तो दशम में आपका हर तरह के सुख हैं आपके, और 11 में कहा जाए तो प्राप्त सुखों की में मजबूती, मतलब 20 तारीख तक आपकी लाइफ में कुछ आएगा, बढ़िया चीजें आएंगी, कुछ जॉब वॉब भी लग सकता है, और उसके बाद उसमें और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक पारिजात योग भी बन गया, तो बहुत खूबसूरत योग जो है ना बुध यहाँ पे बना के बैठे हुए हैं, दशम में भी और 11 में भी। तो बुध का गोचर बहुत शुभ है। ऐसे में अगर आप कि बुध की दशा महादशा अच्छी है, कुंडली में बुध अच्छे हैं, तो फिर इसको आपका बहुत बढ़िया आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बुध जब दशम भाव में होते हैं तो उसका जो भेद स्थान होता है ना 8वां होता है, तो अष्टम में कोई नहीं है, मतलब यहाँ बुध अपना पूरा रिजल्ट दे पाएंगे। और जब बुध 11वें भाव में होते हैं तो उसका भेद स्थान जो है 12 में होता है, 12 में केतु है। तो 20 तारीख तक तो यहाँ पर नहीं, तो 20 तारीख का बहुत ही बढ़िया है, उसके बाद भी बढ़िया है, पर केतु नहीं होते तो और ज्यादा अच्छा रहता। तो कहीं ना कहीं केतु इसको रोक रहे हैं, अब केतु पे ही आ जाते हैं, केतु रोक रहे हैं 12वें भाव में। तो क्या चीज रोक रही है 12वें भाव में? अगर केतु है तो, केतु है तो व्यक्ति ना आधा काम छोड़ देता है, कभी कभी पूरा नहीं करता है, उसको आलस्य थोड़ा सा बढ़ा देता है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, वो तो अच्छी चीज़ है। नेगेटिविटी का एडिक्शन की तरफ जा सकता है। लेट गो, चीज़ों में असारता देखने लगता है। वो असारता वास्तव में समझ में आए तो ठीक है, कभी कभी वैसे ही छोड़ देते हैं, यार दुनिया में क्या रखा है, मतलब कर्म करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट मिलेगा, तो कर्म ही मत करो। देखिए कर्म करे बिना तो आप रह नहीं सकते, कोई भी कर्म करे बिना नहीं रह सकता, साधना भी कर्म है। तो फिर अगर डेस्टिनी फिक्स है भी, मान लिया कि भाई फिक्स है डेस्टिनी, तो कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म करे तो रह नहीं सकते। सोते हो उसमें भी जो सोचते हैं वो भी कर्म है, और तो और जब हम सांस ले रहे होते हैं वो भी कर्म है, विचार जो चलते रहते हैं वो भी कर्म है। तो क्यों ना फिर वही कर्म किया जाए जो धर्मयुक्त है, क्यों ना फिर पूरे मन से अच्छे धर्म जो अपने आत्मा के अकॉर्डिंग हमको सही लगता है, मतलब दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं, आत्मा के अकॉर्डिंग जो हमको सही लग रहा है, जो पथ हमने, क्यों ना वो ही किया जाए, क्योंकि बिना कर्म के तो रहने का कोई सवाल है ही नहीं, तो कर्म तो करना ही है। तो ऐसे में ये तो ऑप्शन ही नहीं बनता है कि अगर डेस्टिनी सब कुछ पहले लिखा हुआ है तो फिर करना ही क्या है, क्योंकि बिना करे आप रह ही नहीं सकते, तो करना तो है ही। तो पूरा जो ध्यान है वो कर्म पे लगाना है, बाकी जो रिजल्ट है वो प्रभु के ऊपर छोड़ देना। ये ईश्वर मतलब कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान शिव भी कहते हैं इसको, जिनको हम ईश्वर मानते हैं। जब हम शिव संहिता है वगैरह है, और भगवान कृष्ण भी गीता में ऐसा कहते हैं, रामचंद्र जी भी इसी के बारे में कहते हैं रामायण में। तो ये हो गया हमारा सारा। अब केतु पे आए, तो केतु बाई चांस खराब है तो गणेश जी की पूजा करना, ना भी हो तब भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपकी दशा महादशा है, अगर आपकी कुंडली में काल अमृत योग है, एक होता है काल सर्प योग, एक होता है काल अमृत योग। काल अमृत योग होता है जब केतु आगे राहु पीछे, क्योंकि केतु पूंछ है, और काल सर्प क्या होता है, सर्प का मुंह कौन है, राहु है, मतलब राहु आगे केतु पीछे, बीच में सारे ग्रह, तो काल सर्प। केतु आगे राहु पीछे और बीच में सारे ग्रह, तो काल अमृत। अगर काल अमृत है तो गणेश जी की पूजा मेनली होती है, उनके 12 रूप हैं, तो जिस भाव में है उसके अनुसार, जैसे यहाँ 12 में है तो गजानन रूप हो जाएगा, वैसे सिंपल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राहु आ गया है तो फिर माँ चंडी की पूजा, भगवान शिव की पूजा, और शिव के भी 12 शिवलिंग हैं, तो वो 12 भावों से जोड़ा गया, उसके अकॉर्डिंग वहाँ जाके पूजा कर सकते हैं। घर में उस शिव रूप की पूजा कर सकते हैं, और सिंपली भी कर सकते हैं, वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। तो ये हो गया आपका राहु केतु का भी हो गया। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। 2 तारीख को नागपंचमी है। नागपंचमी मतलब जीवों पर दया करना। जिन लोगों का जन्म नागपंचमी को होता है उनको नॉर्मली सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, बाकी नागपंचमी व्रत वगैरह रखना चाहिए। काल सर्प योग, काल अमृत योग है तो भी नागपंचमी का व्रत अच्छा रहता है। काल सर्प योग से डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा धन भी देता है, पैसा भी देता है, ऐश्वर्य भी देता है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रह वो सब कुछ आपका बदल देता है, और ग्रहों के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, पर हाँ थोड़ा बहुत अंतर अवश्य आता है, क्योंकि एक ही तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं। काल अमृत तो अच्छा है ज्ञान के लिए, और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का है कहीं ना कहीं। 11 तारीख को रक्षाबंधन है, 12 तारीख को पूर्णिमा है, 14 तारीख को कजारी तीज है, 15 तारीख को इंडिपेंडेंस डे भी है, और संकष्टी जो है वो भी आपकी 15 तारीख को पड़ रही है। 19 तारीख की जन्माष्टमी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। 30 तारीख को हरतालिका तीज है, 31 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 8 तारीख को श्रवणा की पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा मतलब संतान से, यहाँ पे पुत्री हो या पुत्र हो दोनों के लिए है। और 23 तारीख की अजा एकादशी है, 9 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है, 25 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम।
27 तारीख की भाद्रपद अमावस्या है, 17 तारीख की सिंहा संक्रांति है। जो हमने सूर्य की बात करी थी ना कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे, तो वो जो है 17 तारीख को आपका चेंज होगा। तो ये त्योहार भी हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपने सहयोग को बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।